हेलो गाइस। कोरोना की वजह से आप सबका काफ़ी समय से एजुकेशनली बात करें तो लॉस हो रहा है। एज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ आवर इंस्टीट्यूट मैं फ़िज़िक्स की क्लासेस घर से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। जो भी रिसोर्सेज अपने पास जैसे भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हीं रिसोर्सेज के बेसिस पे आई होप इस बात को आप समझोगे कि लॉकडाउन के टाइम में और अभी जैसे थोड़ा बहुत छूट वगैरह मिली है, लेकिन फिर भी ट्रेवल करना इतना सेफ नहीं रहता है, तो इस वजह से घर से ही क्लासेस स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है। जैसे रिसोर्सेज अपने पास अवेलेबल हैं उन्हीं रिसोर्सेज की सहायता से कोशिश की जाएगी मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी कंसेप्ट्स को क्लियर किया जाए। कोशिश ये रहेगी कि कहीं किसी प्रकार से आपके कोई डाउट्स फिजिक्स से रिगार्डिंग या मैं जो भी टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से नहीं रही। तो सबसे पहले फ़िज़िक्स की बात करें, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने फ़िज़िक्स को 12th क्लास के सिलेबस को 10 यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है और उन्हीं 10 यूनिट्स में सबसे पहले यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की भी बात करें, स्थिर वैद्युतिकी, इसकी भी बात करें स्थिर वैद्युतिकी की, तो छोटे छोटे 4 चैप्टर्स बना रखे हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है विद्युत क्षेत्र। दूसरा चैप्टर आ जाता है फिर गाउस नियम और उसके अनुप्रयोग। तीसरे चैप्टर की बात करें तो विद्युत विभव, और चौथा चैप्टर जो है वो विद्युत धारिता से रिगार्डिंग है। चारों 1 बाय 1 सीक्वेंसली अपन देखेंगे तो सारे कंसेप्ट्स ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाएंगे। फंडामेंटली अपन बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले चैप्टर की, तो पहले चैप्टर में जो विद्युत क्षेत्र है उसका जनरेटर होता है। किसकी वजह से ये विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है, उत्पन्न होता है, वो है विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश को डिस्कस करेंगे, विद्युत आवेश की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ के बाद विद्युत आवेश के जो भी मात्रक हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद विद्युत क्षेत्र रेखाएं, बिंदुवत आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है वो। उसके बाद विद्युत विदुर की अक्षीय और निरक्षीय रेखा पे विद्युत क्षेत्र तीव्रताओं को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में लास्ट में एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है उसको बताते हुए, एक समान विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक डायपोल को रखने पे उस पर कितना टॉर्क जनरेट होता है, कितना बलाघूर्ण जनरेट होता है, उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप बिगनिंग है, धीरे धीरे सारी चीज़ों के आप हैबिचुअल हो जाओगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। लेट वी स्टार्ट। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है। स्थिर वैद्युतिकी नाम से ही पता चल रहा है, फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें स्थिर आवेश और स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न प्रभावों का अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। एक सिंपल सी बात है, स्थिर वैद्युतिकी अपना यदि आवेश स्टैटिक रहता है, स्थिर रहता है, तो वो कौन कौन से इफेक्ट्स जनरेट करता है, कौन कौन से प्रभाव एक स्थिर आवेश की वजह से उत्पन्न होते हैं, उन्हीं प्रभावों का अध्ययन क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। अच्छा, किस वजह से जनरेट होता है ये, वो वजह है आवेश। आवेश की बात करें, आवेश क्या होता है, आवेश किसी भी पदार्थ का वह मूलभूत कण होता है जो उस पदार्थ में या तो इलेक्ट्रॉन की कमी को बताता है या फिर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि को बताता है। और इसी बेसिस पे अपन कहते हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। ठीक है, एक अपन आवेश को ऊपर डिफाइन करके आए हैं कि कुछ इफेक्ट्स जनरेट करेगा, किस प्रकार के इफेक्ट्स जनरेट करेगा उसकी बात करें तो भी एक अलग डेफिनेशन अपन दे सकते हैं आवेश के लिए, कि आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र दोनों भी उत्पन्न कर सकता है एक साथ। और स्टैटिक है तो केवल विद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा, यदि मोशन में है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी जनरेट करता है। आगे प्रॉपर्टीज़ में और भी डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। बात करें आवेश की, कि आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश किस वजह से होता है, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से, और ऋणात्मक आवेश किसी भी पदार्थ पे किस वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि से आता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके इसको डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अपन सोडियम की बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब उसमें एटॉमिक नंबर 11 है तो 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही उसमें क्या है, प्रोटॉन है। सामान्यतः अपन कहते हैं कि
कोई भी परमाणु होता है वो विद्युत रूप से उदासीन होता है। विद्युत रूप से उदासीन होने का कारण क्या है उसमें, कि जितने उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। अब सोडियम की बात की तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 ही नाभिक के अंदर, सोडियम के नाभिक के अंदर क्या है, प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे क्या अंतर है कि आवेश का परिमाण तो बराबर होता है, मात्रा बराबर होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है। अब जितना इलेक्ट्रॉन पे, अब 11 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ऋणात्मक आवेश जितना है नाभिक में, प्रोटॉन की वजह से उतना ही धनात्मक आवेश है। तो जैसे टोटल आवेश अपन निकालें तो कुल आवेश अपन को क्या मिलता है, 0 मिलता है। अब यदि अपन इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें सोडियम के, तो 11 इलेक्ट्रॉन है तो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे कक्षक के अंदर बात करें तो इसमें क्या रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो नेचर के अकॉर्डिंग स्टैटिक या स्थिर अवस्था में आने के लिए सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की प्रयास करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा सोडियम आउटर क्लास से, बाहर के ऑर्बिट से, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन तो बचेंगे इसके अंदर 10, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन कितने बचेंगे, इसके अंदर 11। तो सिंपल सी बात है कि प्रभावी कौन रहेगा, जो ज़्यादा मात्रा में रहेगा। इसी वजह से अपन कहते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से नाभिक पे +1 चार्ज आ जाता है, धनात्मक आवेश उसके ऊपर आ जाता है। इसके अपोजिट अपन यदि जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं तो क्लोरीन की बात कर सकते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। 17 की बात करें मतलब 17 ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे इसके ऑर्बिट्स में, कक्षाओं में, और 17 ही इसके नाभिक के अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन रहेंगे। बराबर बराबर है तो क्लोरीन विद्युत रूप से उदासीन, लेकिन बाह्य कक्षा में क्लोरीन के क्या रहेगा, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो स्थायी अवस्था में आने के लिए क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन की इसमें वृद्धि होगी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 18 हो जाएगी, जबकि नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या क्या रहती है, 17 ही रहती है। तो होगा क्या, होगा ये कि 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि की वजह से इस पे क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। तो वही बात कही हुई है, 2 प्रकार का आवेश है, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से आता है और ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन की वृद्धि की वजह से आता है। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हिस्ट्री को देख लेते हैं। हुआ क्या था कि लगभग ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व यूनान का कोई वैज्ञानिक था, थेल्स। इसने एक आइटम था जिसका नाम था एम्बर। एम्बर को इसने क्या किया, ऊन के कपड़े से कह दो या फिर बिल्ली की खाल से कह दो रगड़कर इसको कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों या धूल के कणों के नज़दीक लेके आता है। तो जैसे ही ये नज़दीक लेके आया तो इसमें क्या एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, एक गुण विकसित हो जाता है एम्बर के अंदर। ये क्या करता है, कागज़ के उन छोटे छोटे टुकड़ों को या धूल के कणों को अपनी ओर क्या करने लगता है, आकर्षित करने लगता है। एम्बर क्या होता है, एक ग्रीक शब्द है और इसका अर्थ होता है इलेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रम से ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत होती है। ये शब्द जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी पढ़ा है ना, इसी इलेक्ट्रम शब्द से ही पढ़ा है। फर्दर अपन बात करें तो अपन कह सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन पे आवेश की मात्रा कितनी होती है, ये आवेश है तो कितनी मात्रा, ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे -1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुलाम आवेश होता है। गुलाम क्या है, आवेश का एक मात्रक होता है। अब देखो 2 प्रकार का आवेश है, तो इसके बेसिस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन अपने दिमाग में जनरेट होता है। अपने एनसीईआरटी की बुक में एक सिंपल सा प्रयोग दे रखा है, उससे क्वेश्चन अराइज होता है। समझने को तो उस प्रयोग को सिंपली समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि अपन उसको थोड़ा सा सही ढंग से समझने की कोशिश करें तो अपने दिमाग में एक क्वेश्चन स्पष्ट तौर पर आएगा। प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए कि सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। सजातीय का मतलब धनात्मक धनात्मक या फिर ऋणात्मक ऋणात्मक। धनात्मक धनात्मक के बीच भी प्रतिकर्षण होगा, ऋणात्मक ऋणात्मक के बीच भी प्रतिकर्षण होगा। लेकिन विजातीय की बात करें मतलब एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो उनके बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। ये आवेश की एक प्रॉपर्टी, उसको डिस्कस करेंगे लेकिन प्रयोग द्वारा प्रूव करते हैं। देखो सबसे पहले अपन को करना क्या है, कुछ नहीं करना है, 2 कांच की छड़ें लेनी है। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा 2 कांच की छड़ें हैं। दोनों कांच की छड़ों को क्या किया है, रेशम के कपड़े से रगड़ा है, और उन दोनों कांच की छड़ों में से एक कांच की छड़ को एक दृढ़ आधार से क्या किया, एक कांच की छड़ को लटका दिया और दूसरी कांच की छड़ को उसके पास लेके जाते हैं। तो जैसे लेके जाएंगे तो दोनों कांच की छड़ों में क्या होता है, एक दूसरे को
प्रतिकर्षित करते हैं, वो एक दूसरे को दूर धकेलने का प्रयास करते हैं। चलो यहाँ पे समझ में आया कि दोनों कांच की छड़ें थी और दोनों को रेशम के कपड़े से रगड़ा था, तो मतलब साफ था कि कांच की छड़ों पे क्या है, समान आवेश है। अब धनात्मक है या ऋणात्मक है वो बाद की बात है, लेकिन दोनों पे समान आवेश है और दोनों में अपन को क्या देखने को मिल रहा है, प्रतिकर्षण देखने को मिल रहा है। ऐसे ही दूसरे केस में अपन ने क्या किया कि एक तो प्लास्टिक की छड़ ली और दूसरी भी प्लास्टिक की छड़ ली, और प्लास्टिक की छड़ लेके क्या किया कि ऊन के कपड़े से रगड़ा। ऊन की कपड़े से रगड़ के स्टेप फर्स्ट जैसा था अपना, उसी प्रक्रिया को फिर से दोहरा दिया, तो हमें प्लास्टिक की दोनों छड़ों के मध्य क्या प्राप्त होता है, प्रतिकर्षण ही प्राप्त होता है। अब दोनों प्लास्टिक की छड़ें थे और दोनों को ऊन के कपड़े से ही रगड़ा था, तो सेम सी बात है कि दोनों पे समान आवेश आएगा, तो यहाँ पे भी दोनों सजातीय आवेश हैं, प्रतिकर्षण देखने को अपन को मिल रहा है। ऐसे तीसरे स्टेप में अपन ने क्या किया, एक तो कांच की छड़ ली और एक प्लास्टिक की छड़ ली, तो उससे क्या हुआ, कांच की छड़ पे अलग आवेश, प्लास्टिक की छड़ पे अलग आवेश, विजातीय आवेश हो गया। तो इस सिचुएशन पे अपन को क्या देखने को मिलता है, आकर्षण देखने को मिलता है। देखो ये लिखा हुआ है, शब्दों में ये लिखा हुआ है। स्टेप फर्स्ट में अपन ने क्या लिखा है कि जब दो कांच की छड़ों को रेशम के कपड़े से रगड़कर एक कांच की छड़ को किसी दृढ़ आधार से स्वतंत्रतापूर्वक लटका देते हैं और दूसरी कांच की छड़ को उसके नज़दीक ले जाते हैं, तो हम देखते हैं कि स्वतंत्रतापूर्वक लटकी हुई कांच की छड़ प्रतिकर्षित होती है। स्टेप सेकेंड में मैंने वो लिखा है कि दो प्लास्टिक की छड़ें ली, उनके कपड़े से उनको रगड़ा, स्टेप फर्स्ट को फिर से दोहरा दिया। जैसे दोहराया तो दोनों प्लास्टिक की छड़ों में भी अपन को फिर से क्या देखने को मिल रहा है, प्रतिकर्षण देखने को मिल रहा है। थर्ड स्टेप में अपन ने क्या किया, यदि यह प्रक्रिया एक कांच की छड़ और एक प्लास्टिक की छड़ के मध्य दोहराई जाती है तो दोनों छड़ों के मध्य आकर्षण होता है। इससे स्पष्ट क्या हुआ, इससे स्पष्ट यही हो रहा है कि सजातीय आवेशों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और विजातीय आवेशों के मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखो आवेशों के गुणों की बात करें तो सबसे पहले बात करें, अभी ऊपर प्रयोग द्वारा अपन ने स्पष्ट किया है कि समान आवेशों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेशों के मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि क्यों मैंने आवेश को इंडिकेट किया है, क्यों यदि क्या है, स्थिर है। आवेश यदि स्थिर है मतलब उसका वेलोसिटी क्या है, 0 है, v = 0, तो वो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र जनरेट करता है। यदि आवेश गतिशील है, एक नियत वेग के साथ गतिशील है, गतिशील का मतलब उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी को v से इंडिकेट किया है, v मैंने क्या लिखा है, नियत। इसका मतलब क्या है, आवेश नियत वेग से गतिशील है। तो इस सिचुएशन में आवेश क्या है, विद्युत क्षेत्र भी जनरेट करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी जनरेट करता है। इसके आगे बढ़े, यदि इस गतिशील आवेश का वेग नियत नहीं हो तो उस सिचुएशन में आवेश विद्युत क्षेत्र भी जनरेट करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी जनरेट करेगा, और कुछ एनर्जी भी लॉस करेगा, ये कुछ एनर्जी भी जनरेट करेगा। अब वो किस फॉर्म में करेगा वो आगे की बातें हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, क्या है, आवेश द्रव्यमान के साथ बद्ध राशि है। द्रव्यमान के साथ बद्ध राशि, इसका मतलब क्या है कि द्रव्यमान है, मास है, पदार्थ है, तो उस पे आवेश होगा। बगैर द्रव्यमान के आवेश हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपन डिफाइन क्या कर रहे हैं, आवेश होता क्या है, किसी भी पदार्थ का वह गुण है, पदार्थ का मतलब पदार्थ के साथ, उसके द्रव्यमान के साथ बंधा हुआ है। यदि पदार्थ है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा होंगे, यदि पदार्थ ही नहीं है तो उस सिचुएशन में आवेश हो ही नहीं सकता। तो सिंपल सी बात है, आवेश द्रव्यमान के साथ बद्ध राशि अर्थात द्रव्यमानहीन आवेश संभव ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, आवेश एक निश्चर राशि है। निश्चर राशि का मतलब है कि यदि आवेश गतिशील है तो उसकी गति की वजह से उसके परिमाण पे, आवेश की मात्रा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अर्थात गतिशील आवेश पर उसकी गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। आवेश योज्यता गुणधर्म की पालना करता है। क्यों करता है योज्यता गुणधर्म की पालना, उसका स्पष्ट कारण आपको बता दूं। आवेश एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, और अदिश राशियों का बीजगणितीय योगफल होता है। तो योज्यता गुणधर्म, जैसे एक निकाय मैंने बना रखा है, सर्किल के अंदर अलग अलग आवेश रखा हुआ है, +3e आवेश है, -4e आवेश है, +6e आवेश है, -3e आवेश है और -2e आवेश है। इस निकाय का कुल आवेश अपन निकालें, कुल आवेश को मैंने समेशन क्यू से लिखा है,
तो उसका बीजगणितीय योग अपन करेंगे। देखो कुल आवेश किया तो कुल आवेश पूरे को जोड़ेंगे ना, तो कुल आवेश अपन को क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। देखो इसी चीज़ को आगे लिखा हुआ है। क्यों है ऐसा, क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है। देखो क्या लिखा हुआ है, यदि किसी निकाय में आवेश अलग अलग वितरित हो, यदि किसी निकाय में आवेश क्या हो, अलग अलग वितरित हो, अलग अलग बटा हुआ हो, तो उस निकाय का कुल आवेश ज्ञात करने के लिए हम सभी आवेशों का क्या करते हैं, बीजगणितीय योग करते हैं। तो इससे एक बात स्पष्ट होती है कि आवेश क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि आवेश एक संरक्षित राशि है। संरक्षित, कंजर्वेटिव क्यों है, सिंपल सी बात है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है। संरक्षण की बात करते हैं तो ऊर्जा संरक्षण की अपन ने बात की है प्रीवियस क्लास में। अपन ने ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है। वैसे ही अपन आवेश की बात करते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। किसी भी विलगित निकाय की अपन बात करें ना, तो उस विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। क्यों रहता है, उसका रीजन मैंने बताया आपको, क्योंकि आवेश या तो इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से जनरेट होगा या फिर आवेश की वृद्धि की वजह से आता है। तो यहाँ पे वही है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, न्यूट्रॉन यदि अपन बात करते हैं नाभिक के अंदर, तो नाभिक के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अपन ने सबने देखा होगा, पढ़ा होगा कि न्यूट्रॉन जब तक नाभिक के अंदर है वो उदासीन है, कुल आवेश उस पर क्या रहेगा, 0 होगा। लेकिन जैसे ही न्यूट्रॉन नाभिक के बाहर आता है तो वो 2 पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन पे आवेश होता है प्लस ई और इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है, माइनस ई। यहाँ पे ई इंडिकेट कर रहा है एक फिक्स वैल्यू को, और वो फिक्स वैल्यू क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश होता है, अपन को पता है, और प्रोटॉन पे क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है, ये भी अपन को पता है। दोनों का जैसे सम करेंगे तो उसमें क्या होगा, कुल आवेश क्या निकल के आएगा, 0 ही निकल के आएगा। यहाँ पे देखो एक मतलब कन्वर्जन हो रहा है न्यूट्रॉन का, न्यूक्लियस से बाहर है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में डिवाइड हो गया, लेकिन यहाँ पे भी कुल आवेश क्या आ रहा है, 0। यही तो कह रहे हैं अपन कि आवेश एक संरक्षित राशि है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, स्पष्ट हो गया एग्जाम्पल से। फिर एक और प्रॉपर्टी है आवेश की कि आवेश क्या है, एक क्वांटीकृत राशि है। ठीक है, अब क्वांटीकृत राशि है, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक वैज्ञानिक थे R.A. मिलिकन। ठीक है, 1912 में इन्होंने क्या किया था, एक प्रयोग किया था सिंपल सा। और प्रयोग क्या था, किस चीज़ से रिलेटेड था, आवेशित तेल की बूंदों से रिलेटेड था। जैसे इन्होंने प्रयोग किया तो इन्होंने क्या, प्रयोग में आवेशित तेल की बूंदें कैसे, जैसे अपन किसी जैसे कोई फव्वारा वगैरह है उससे जैसे एमिट करते हैं तो घर्षण की वजह से तेल की बूंदें क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। और इन्हीं तेल की बूंदों पर R.A. मिलिकन ने अपने प्रयोग के द्वारा क्या करने की कोशिश की, आवेश का मान ज्ञात करने की कोशिश की। तो जैसे तेल की बूंदों पर आवेश का मान ज्ञात किया तो R.A. मिलिकन ने क्या पाया कि प्रत्येक बूंद पर आवेश का मान एक निश्चित संख्या, और वो निश्चित संख्या क्या है, ई को अपन ने काय के लिए डिनोट किया था, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। R.A. मिलिकन ने जैसे ही अपने आवेशित तेल की बूंदों के प्रयोग से जब तेल की बूंदों पर आवेश का मान ज्ञात करने का प्रयास किया ना, तो उन्होंने क्या पाया कि प्रत्येक बूंद पर आवेश का मान एक निश्चित संख्या के पूर्ण गुणज के रूप में ही प्राप्त होता है। और इसी प्रयोग के आधार पर मिलिकन ने इस निश्चित संख्या को ई से प्रदर्शित किया। ई का वैल्यू मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और इसे भाई जैसे पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परमाणु होती है, तो उसी प्रकार से आवेश की सबसे छोटी इकाई मिलिकन ने क्या माना, ई को माना, और ई को क्या कहा, विद्युत का परमाणु कहा। वैज्ञानिक R.A. मिलिकन के आवेशित तेल की बूंदों के प्रयोग से निष्कर्ष यही निकल के आता है, क्या निकल के आता है कि यदि आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होता है ना, तो स्थानांतरित होने का मतलब जैसे एक वस्तु ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, दूसरी ने ग्रहण किया, तो इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो एक में तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और दूसरे में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई, दूसरे
पदार्थ ने यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आवेश का आदान प्रदान हो रहा है। एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, साथ में आवेश का भी आदान प्रदान हो रहा है। एक में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो इसमें धनावेश, और एक में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है तो उसमें ऋणावेश आएगा। तो वही बात है, वैज्ञानिक आर एम मिलिकन के आवेशित तेल की बूंदों के प्रयोग से एक ही निष्कर्ष अपने पास निकल के आएगा। वो क्या है कि आवेश का एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर विनिमय एक निश्चित संख्या, और वो क्या है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम के पूर्ण गुणज के रूप में ही होता है। अर्थात आवेश का विनिमय सतत रूप से न होकर विविक्त रूप में होता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित आवेश क्या रहेगा हमेशा, Q बराबर ±NE, जहाँ पे N क्या है, इंटीजर नंबर है, 1 2 3 4 5 6 डेस्टेसेस, और E का वैल्यू आपको बताया हुआ है। E के पूर्ण गुणज, E क्या है, न्यूनतम आवेश है, किसी भी पदार्थ का के ऊपर आने वाला न्यूनतम आवेश है, और बाकी ऊपर आवेश आएगा तो वो N के पूर्ण E के पूर्ण गुणज के रूप में प्राप्त होगा। जैसे E 2E 3E 4E 5E, इसी प्रकार से पदार्थ पर आवेश आएगा। अतः आवेश एक क्वांटीकृत राशि है तथा आवेश का यह निश्चित मान E बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम आवेश का क्वांटा कहलाता है। कुछ और फर्दर आवेश से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं ना, उनको मैं और डिस्कस करना चाहूँगा। वो क्या है, वो ये है कि एक वैज्ञानिक थे गैल्वन, 1961 में गैल्वन ने भी कुछ ऐसे कणों की खोज की थी जिन पर +3E 1/3E आवेश और ±2/3E आवेश होता है। गैल्वन ने इन कणों को क्वार्क नाम दिया था, और क्वार्क भी दो प्रकार के इन्होंने बताए थे। जिन पे +2E आवेश था ना, उनको अप क्वार्क या ऊपरी क्वार्क, या फिर इनको यू क्वार्क भी कह सकते हैं। और जिन पे -1/3E आवेश था ना, इनको डाउन क्वार्क का। और इसी के बेसिस पे इन्होंने गैल्मन ने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आवेश को भी डिफाइन करने की कोशिश किया। जैसे अपन को पता है प्रोटॉन पे क्या +1 आवेश होता है, +E आवेश होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। प्रोटॉन में गैल्मन ने क्या बताया कि एक तो D क्वार्क और 2 U क्वार्क से मिलकर प्रोटॉन बना होता है। अब D क्वार्क पे -1/3E आवेश और U क्वार्क पे +2/3E आवेश, इन सबको जब जोड़ेंगे तो देखा है अपन ने ऊपर की आवेश क्या है, योज्यता गुणधर्म का पालन करता है। तो बीजगणित योग करेंगे तो कुल आवेश क्या निकल के आएगा, +E आवेश निकल के आएगा। ठीक है, तो प्रोटॉन पे धनावेश होता है, ये प्रूव हो गया। ऐसे ही न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन के लिए गैल्मन ने क्या बताया, ये बताया कि 2 तो D क्वार्क और एक U क्वार्क से मिलकर न्यूट्रॉन बना होता है। अब D क्वार्क U क्वार्क, तो -1/3E -1/3E और प्लस का 2/3E, जैसे ही कुल आवेश निकालेंगे तो क्या मिलेगा अपन को, 0 मिलेगा। तो सिंपली कह दिया गैल्मन ने कि न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन। न्यूट्रॉन ने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इस प्रकार से डिफाइन करने की प्रयास किया था। ठीक है, चलो अब आवेशन की विधियों की बात करें। कुछ एग्जाम्पल्स देखो, आवेशन की विधियों की बाद में बात करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे रगड़ने की वजह से, घर्षण की वजह से ऋणात्मक आवेश किन किन चीज़ों पे आता है, धनात्मक आवेश किन किन चीज़ों पे आता है, वो आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। जैसे रेशम का कपड़ा है, प्लास्टिक की छड़ है, रबर है और एबोनाइट की छड़ है। रेशम का कपड़ा, प्लास्टिक की छड़, रबर, एबोनाइट छड़, इन पे क्या आता है, रगड़ने की वजह से ऋणात्मक आवेश आएगा। मतलब ये ऐसे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार धनात्मक आवेश किन किन चीज़ों पे आएगा, जैसे ऊन का कपड़ा है, कांच की छड़ है और बिल्ली की खाल है। ठीक है, इन पे हमेशा क्या आएगा, धनात्मक आवेश आएगा। तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ऋणात्मक आवेश आएगा। एग्जाम्पल्स मैंने बता दिए। इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे आइटम्स हैं, जैसे ऊन का कपड़ा है, कांच की छड़ है, बिल्ली की खाल है, इन पे क्या आएगा, धनात्मक आवेश आएगा। चलो अब आगे बात करते हैं कि अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे आवेशित कर सकते हैं, उसके प्रकार क्या हैं, आवेशन के प्रकार क्या हैं। तो आवेशित करने की अपने पास मोस्ट ऑफ 3 विधियां हैं। पहली विधि है घर्षण विधि, दूसरी विधि है चालन विधि और तीसरी विधि है प्रेरण विधि। ठीक है, तो 1 बाय 1 इन विधियों को डिस्कस करेंगे। घर्षण द्वारा आवेशन की बात करते हैं। ठीक है,
अब भाई नाम से ही पता चलता है, घर्षण मतलब दो ऑब्जेक्ट्स को अपन एक दूसरे से क्या करेंगे, रब करेंगे, घर्षण करवाएंगे, एक दूसरे पे रगड़ेंगे, तो उससे होगा क्या, दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ेंगे तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पे स्थानांतरित हो जाएंगे, एक वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाएगी। और अपन को पता है इलेक्ट्रॉनों की कमी मतलब धनावेश और इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि मतलब ऋणावेश। सिंपल सी बात है, देखो लिखा हुआ है, इस आराम से स्टेट किया हुआ है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, एक आसान सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है अपने पास। जब दो अनावेशित मतलब उदासीन वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। एक वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी जबकि दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, वृद्धि होती है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उस वस्तु पर धनावेश आता है तथा जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है उसमें क्या आता है, ऋणावेश आता है। अब देखो होलसोल इस चीज़ का एक निष्कर्ष निकल के आएगा। क्या निष्कर्ष निकल के आने वाला है, दोनों वस्तुएं घर्षण के पहले क्या थी, अनावेशित थी मतलब उदासीन थी, लेकिन घर्षण के बाद दोनों वस्तुओं की बात करें तो दोनों वस्तुओं पर जितने इसमें से एक में से इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ना उतनी ही दूसरी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। तो सिंपल सी बात है कि दोनों वस्तुओं पर आवेश क्या आएगा, समान आएगा, परिमाण में समान आएगा, लेकिन प्रकृति में क्या आएगा, विपरीत। एक पे जितना धनावेश आएगा दूसरी पे उतना ही ऋणावेश आएगा। वो निष्कर्ष देखो इसके आगे लिखा हुआ है, दोनों वस्तुओं पर आवेश समान परंतु प्रकृति क्या होती है, विपरीत होती है। ओके ठीक है। अब सेकंड विधि की बात करते हैं अपन क्या करेंगे, दूसरी विधि अपनी क्या है, चालन या स्पर्शन या संपर्क विधि। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, नाम से पता चल रहा है, चालन मतलब आवेश चल के जाएगा, स्पर्शन मतलब अपन को एक उदासीन वस्तु से एक आवेशित वस्तु को स्पर्श करवाना पड़ेगा या संपर्क करवाना पड़ेगा। तो नाम से ही पता चल रहा है अपन को, एक वस्तु है अपने पास ए जो क्या है, अनावेशित है या यूँ कहें उदासीन है। दूसरी वस्तु है बी, डायग्राम में दिख रहा है, जो क्या है, पॉजिटिव आवेश से आवेशित है। जैसे ही बी को ए से स्पर्श करवाते हैं, ठीक है, या संपर्क में लाते हैं, तो वस्तु बी का आवेश है ना वो धीरे धीरे वस्तु ए में क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है। और ये कब तक फ्लो होएगा, कब तक फ्लो होएगा भाई, ऐसा तो है नहीं कि आवेशित वस्तु बी से पूरा का पूरा आवेश ए पे आ जाएगा, ये डिपेंड करता है दोनों वस्तुओं के आकार पे। ठीक है, जिस अनुपात में दोनों का आकार है, इसका ज्योमेट्रिक जो एरिया है, इसका जो बाहर का सरफेस एरिया है उस पर डिपेंड करेगा। देखो इसमें सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है, जब किसी आवेशित वस्तु बी को उदासीन वस्तु ए से संपर्क करवाया जाता है तो आवेशित वस्तु बी से अनावेशित वस्तु ए पर आवेश का स्थानांतरण होने लगता है। अब यदि दोनों वस्तुओं को अलग भी कर दिया जाए ना तो दोनों वस्तुएं समान प्रकार मतलब समान प्रकृति के आवेश से आवेशित हो जाएंगी। वस्तु ए बी को जैसे आप अलग हटाओगे ना तो वस्तु ए पे भी प्लस आवेश रहेगा और वस्तु बी पर भी प्लस आवेश रहेगा। यदि दोनों वस्तुओं का आकार बराबर हो, मैंने क्या कहा, आकार पे निर्भर करेगा कितनी मात्रा में आवेश प्रवाहित होकर ए पर आएगा। यदि दोनों वस्तुओं का आकार बराबर है ना तो दोनों वस्तुओं पर आवेश की मात्रा भी समान होगी। डिपेंड करता है दोनों वस्तुओं का आकार किस अनुपात में है। ठीक है, अब तीसरी विधि की बात करते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, प्रेरण द्वारा आवेशन की बात करते हैं। इसमें क्या होगा कि अपन जब किसी उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के नज़दीक रखते हैं, सिंपल सी बात है, इसमें स्पर्श नहीं करवाएंगे, इसमें कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। इसमें एक वस्तु है अपने पास ए, ठीक है, एक वस्तु है बी। वस्तु ए क्या है, उदासीन है। पहले देखो प्राइमरीली बात करें तो स्टार्टिंग में वस्तु ए उदासीन है और वस्तु बी क्या है, आवेशित है, धनात्मक आवेश से आवेशित है, प्लस क्यों आवेश से आवेशित है। आपने क्या किया, आवेशित वस्तु बी को अनावेशित वस्तु या उदासीन वस्तु ए के नज़दीक रखा। तो नज़दीक रखने की वजह से क्या होता है, वस्तु ए में धीरे धीरे प्रेरण होता है, आवेश क्या होता है, प्रेरित होता है। और वो कैसे प्रेरित होगा, जो वस्तु बी के नज़दीक वाला पृष्ठ है वस्तु ए का, उस पे तो उसके विपरीत प्रकृति का आवेश आएगा, जैसे इसमें लिखा हुआ माइनस क्यू आवेश, और इसके दूर वाले पृष्ठ पे क्या आएगा, वस्तु बी के समान प्रकृति का आवेश आएगा। ठीक है, पास वाली जो सरफेस है उस पर माइनस क्यू मतलब विपरीत प्रकृति का आवेश और दूर वाली सरफेस है उस पर
समान प्रकृति, वस्तु बी के समान प्रकृति का आवेश आएगा। अब यदि वस्तु ए के दूर वाले पृष्ठ को अपन क्या करते हैं, भूमिगत कर दें या भू संपर्कित कर दें, तो ये समान प्रकृति का आवेश तो क्या होगा, जमीन के अंदर चला जाएगा। जबकि विपरीत प्रकृति का माइनस क्यू आवेश है ना, ये जमीन में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये वस्तु बी के प्लस आवेश से बंधा रहेगा, आकर्षित रहेगा, तो माइनस क्यू आवेश इस पर बना रहेगा। लास्ट में जब इन दोनों को दूर दूर कर देंगे या अलग कर देंगे ना, तो वस्तु बी तो धनात्मक आवेश से आवेशित रहेगी, वस्तु ए पे क्या होगा, इतनी ही मात्रा में माइनस क्यू आवेश आ जाएगा। देखो साफ साफ शब्दों में, आसान शब्दों में लिखा हुआ है इसमें, जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के नज़दीक रखा जाता है, जब किसी अनावेशित मतलब उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के नज़दीक रखा जाता है, तो प्रेरण के कारण उदासीन वस्तु में आवेशित वस्तु के नज़दीक वाले पृष्ठ पर आवेशित वस्तु के विपरीत प्रकृति का आवेश, जबकि दूर वाले पृष्ठ पर समान प्रकृति का आवेश प्रेरित होता है। अब यदि इस उदासीन वस्तु को भू संपर्कित कर दिया जाए, तो अनावेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु के विपरीत प्रकृति का आवेश ही शेष रहता है। इस विधि द्वारा दोनों वस्तुओं पे आवेश की मात्रा बराबर रहेगी, परिमाण में समान रहेगा, लेकिन प्रकृति क्या रहेगी, विपरीत। घर्षण विधि और इस विधि दोनों में अंतर क्या है, घर्षण विधि में दोनों वस्तुओं को संपर्कित करना पड़ता है, एक दूसरे पे रगड़ोगे तो दोनों वस्तुएं संपर्क में आएंगी, और संपर्क में आने के बाद दोनों वस्तुओं पे समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश आता है। जबकि प्रेरण में क्या हुआ है कि दोनों वस्तुओं को आपने पास पास रखा है, संपर्कित नहीं किया है, इसके बावजूद दोनों वस्तुओं पे आवेश क्या है, परिमाण में तो समान है, लेकिन प्रकृति में क्या है, विपरीत है। तो ये अंतर है, ध्यान रखना, घर्षण और प्रेरण में। बगैर संपर्कित किए प्रेरण विधि, और संपर्क में लाकर फिर विपरीत प्रकृति परिमाण में बराबर, तो वो है घर्षण विधि। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आवेश के मात्रकों की। आवेश को डिफाइन करते हैं विद्युत धारा की परिभाषा के आधार पे। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करें विद्युत धारा क्या होता है। छोटी क्लासों में अपन 6th 7th 8th क्लास में पढ़ लेते हैं विद्युत धारा क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर, तो आवेश बटाओ समय। तो इससे अपना एक मात्रक निकल के आएगा, आवेश से समय दूसरी साइड में जाएगा, तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा गुणा समय। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और समय का मात्रक सेकेंड। तो वैसे विद्युत धारा इसका आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, या एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, कूलाम, लेकिन इसको डिफाइन कर सकते हैं अपन एम्पियर इनटू सेकेंड के फॉर्म में। ठीक है, तो पहला मात्रक कूलाम, एसआई पद्धति या एमकेएस पद्धति में क्या हो गया, कूलाम या फिर एम्पियर इनटू सेकेंड। ठीक है, आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक की बात करें तो वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, हिंदी में बोलते हैं इसको स्थित कूलाम। ठीक है, या फिर फ्रैंकलिन भी इसको बोल सकते हैं, एक दूसरा मात्रक होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ESU। ठीक है, एक और यूनिट होता है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है ये, एब कूलाम इसको हिंदी में बोलते हैं। आगे यदि अपन बात करें तो एक कूलाम में क्या होता है, लगभग एसआई पद्धति में और सीजीएस पद्धति में यदि लिंक करें तो यूनिट कन्वर्जन के लिए ज़रूरी होता है, अपन को पता होना चाहिए कि एक कूलाम की बात करें, एसआई पद्धति में मात्रक है कूलाम और स्थित कूलाम होता है सीजीएस पद्धति में। ठीक है, तो ये कन्वर्जन के लिए अपन को पता होना चाहिए कि एक कूलाम में कितना स्थित कूलाम होता है, 3 × 10⁻⁹ स्थित कूलाम। और यदि एक कूलाम की बात करें तो एक कूलाम में 1/10 या यूँ कहिए 10⁻⁻1 एब कूलाम होता है। ठीक है, आवेश के सबसे बड़े मात्रक की बात करें तो वो होता है फेराडे। ठीक है, एक फेराडे की बात करें तो लगभग ये 96,500 कूलाम निकल के आता है, लेकिन डिफाइन करके फिर निकालें तो ये होता है, एक फेराडे का मतलब है 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, और 1 मोल का मतलब आवोगाद्रो संख्या की अपन बात कर रहे हैं। आवोगाद्रो संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 मोल में, तो Na गुणा अपन ने क्या किया, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो अपन को एक फेराडे में कितना वैल्यू मिला है, 96,500 कूलाम। ध्यान रखिएगा, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराडे। ठीक है, यदि आवेश के सबसे छोटे मात्रक की बात करें तो वो होता है फ्रैंकलिन। ठीक है, अन्य मात्रों की बात करें तो अन्य मात्रकों में माइक्रो कूलाम आ जाता है और मिली कूलाम आ जाता है। माइक्रो की बात करते हैं तो 10⁻⁻6 होता है, ध्यान रखें।
और मिली की बात करते हैं, मिली, माइक्रो, मिली, ये शब्द मिलते जुलते हैं, केमिस्ट्री में भी यूज होता है, अपन को ध्यान रखना है। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶ और मिली मीन्स 10⁻⁻3 यूनिट कूलाम रहेगा ही। वीमा की बात करें तो ऊपर देखो कूलाम को अपन ने डिफाइन किया है एम्पियर इंटू सेकेंड। तो एम्पियर का क्या होता है यार, सेकेंड का क्या होता है, अपन को वीमा पता होनी चाहिए, 11वीं क्लास में सीखते हैं अपन, स्टार्टिंग में सीख लेते हैं। तो इसकी वीमा क्या होगी, एम्पियर का A1 और समय का T1, तो वीमा क्या होगी A1 T1। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा टॉपिक अपने सिलेबस में और डाला हुआ है, और वो टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप मतलब विद्युतदर्शी, नाम से पता चल रहा है विद्युतदर्शी। विद्युत को कैसे देखेगा भाई, अरे भैया सिंपल सी बात है कि पता लगाएगा। विद्युत मतलब वस्तु पे आवेश है या नहीं है, वस्तु के आवेशित होने या नहीं होने का पता लगाता है विद्युतदर्शी। इसका क्या, इसमें 2 गोल्डन लीव्स होती हैं, सोने की पत्तियां होती हैं 2, और उसी सोने की पत्तियों की वजह से इसको स्वर्ण पत्ती विद्युतदर्शी भी बोलते हैं। देखो डायग्राम में दिख रहा है, एक कांच का जार है, ठीक है, इस कांच की जार में रबर कॉर्क की सहायता से एक धात्विक छड़ फिट है। ठीक है, एक कांच का जार है और इस कांच के जार में रबर कॉर्क की सहायता से एक धात्विक छड़ फिट है, और इस धात्विक छड़ का ऊपरी सिरा कैसा है, घुंडीनुमा है। ठीक है, कारण बताऊंगा इसका भी। और नीचे इस छड़ के नीचे 2 सोने की पत्तियां हैं, सोने की पत्तियां हैं, 2 ब्लेड्स हैं, गोल्डन ब्लेड्स कह दो या गोल्डन लीव्स कह दो, जो फैलने और सिकुड़ने के लिए स्वतंत्र होती हैं। अब इस छड़ के ऊपरी सिरे को घुंडीनुमा क्यों बनाया, ताकि ये इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाए और आवेशित वस्तु के संपर्क में लाने पे ज़्यादा से ज़्यादा आवेश ग्रहण कर सके, नीचे सोने की पत्तियों पे स्थानांतरित कर सके। इन सोने की पत्तियों के अंदर जितना प्रतिकर्षण होगा ना, अपन को पता चलेगा कि वस्तु उतनी ज़्यादा क्या है, आवेशित है। देखो एक ऐसा उपकरण लिखा हुआ है, डेफिनेशन पे जाते हैं, एक ऐसा उपकरण जो किसी वस्तु के आवेशित होने की पुष्टि करता है, इलेक्ट्रोस्कोप कहलाता है। विद्युतदर्शी में जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है। विद्युतदर्शी में एक धात्विक छड़ रबर कोर की सहायता से एक कांच के जार में क्या है, व्यवस्थित रहती है। इस धात्विक छड़ के ऊपरी सिरे को घुंडीनुमा रखा जाता है ताकि काट क्षेत्रफल बढ़ाया जा सके, जबकि धात्विक छड़ के नीचे वाले सिरे पर 2 स्वर्ण पत्तियां गोल्डन ब्लेड्स लगी होती हैं, जो फैलने तथा सिकुड़ने के लिए क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, अब इसका प्रोसेस क्या होता है, देखो क्रियाविधि क्या होती है। अब जैसे ही अपन किसी आवेशित वस्तु को धात्विक छड़ से या घुंडीनुमा सिरे से क्या करवाते हैं, स्पर्श करवाते हैं, तो स्पर्श करवाना मतलब स्पर्शन विधि, चालन विधि। चालन द्वारा आवेशित वस्तु से आवेश क्या होगा, धात्विक छड़ से होता हुआ स्वर्ण पत्तियों पर पहुंच जाता है, जिससे दोनों स्वर्ण पत्तियों पर समान आवेश होने के कारण क्या होगा, दोनों के बीच प्रतिकर्षण होने लगता है, तथा स्वर्ण पत्तियों के बीच यह प्रतिकर्षण प्रभाव कम या ज़्यादा होगा, आवेशित वस्तु की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, ये सिंपल सा एक टॉपिक था जिसको अपन ने डिस्कस किया। इलेक्ट्रोस्कोप, इसमें कुछ नहीं है, जैसे ही अपन इस आवेशित वस्तु को इसके संपर्क में लाएंगे ना, तो होगा क्या, इस आवेशित वस्तु से आवेश धीरे धीरे इस घुंडीनुमा सिरे से होता हुआ, धात्विक छड़ है तो धात्विक छड़ से होता हुआ चालन विधि द्वारा कहाँ पहुँचेगा, सोने की पत्तियों पर पहुँचेगा। जैसे पहुँचेगा, समान आवेश रहेगा तो दोनों सोने की पत्तियों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। यदि प्रतिकर्षण होगा तो पता चले जाएगा अपनी वस्तु क्या है, आवेशित है। यदि आवेशित नहीं है, उदासीन है, तो आवेश कहाँ से आएगा, आवेश नहीं आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रतिकर्षण नहीं होगा। सिंपल सी बात है, बता देगा ये उपकरण कि वस्तु आवेशित है या नहीं है। प्रतिकर्षण हो रहा है दोनों गोल्डन लीव्स के अंदर स्पर्श करवाने पे तो आवेशित है, प्रतिकर्षण नहीं हो रहा है मतलब उदासीन है। सिंपल सा उपकरण है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, रबर कोर की सहायता से धात्विक छड़ फिटेड है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कूलॉम्स लॉ, ठीक है, कूलॉम्स लॉ, इस नियम के अनुसार अपन कुछ फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। कूलॉम्स लॉ को डिस्कस करें तो इसमें देखो ज़रूरी चीज़ ये है कि आवेश अपना क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, और आवेश कैसे होना चाहिए, बिंदुवत होना चाहिए। दोनों चीज़ों को मैंने अंडरलाइन कर रखा है। 2 स्थिर एवं बिंदुवत आवेश कंपलसरी फैक्ट्स हैं, और इन्हीं चीज़ों को बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर को भी चेक करते समय देखता है, तो आप भी ध्यान रखें। 2 स्थिर एवं बिंदुवत आवेशों के मध्य, अब आवेश कैसे हैं उनकी प्रकृति पर डिपेंड करेगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब
आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण लगेगा, बल की प्रकृति कुछ भी हो सकती है, लेकिन दोनों के बीच कुछ ना कुछ लगेगा, आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो। वो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल क्या होगा, उसका परिमाण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण क्या होगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। मान लो कि दो आवेश हैं Q1 और Q2 और दोनों के बीच में दूरी क्या है r, तो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती कर दिया अपन ने, अर्थात लगा के मैंने लिखा है F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और इसको इक्वेशन 1 मैंने दे दिया। दूसरा क्या है, यह आकर्षण और प्रतिकर्षण बल क्या होगा, दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इक्वेशन 2 बना दी, F व्युत्क्रमानुपाती है r², दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ध्यान देना दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो समीकरण 1 व 2 को दोनों को आप एक साथ लिख दिया, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटा में r², जैसे बराबर का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा यहाँ पे K, और इस K को अपन क्या कहेंगे, स्थिर वैद्युत बल नियतांक, और नियतांक है तो ऑब्वियस सी बात है इसका मान भी क्या रहेगा, नियत रहेगा, और वो मान क्या है 9 × 10⁹ मात्रक इसी ऊपर वाले फॉर्मेशन से निकल के आएगा। देखो के दूसरे साइड में बाकी सारी चीज़ों को भेजेंगे ना, तो बल का मात्रक न्यूटन, आर का मात्रक मीटर, दूरी है ना तो मीटर स्क्वायर, और बटा में Q1 Q2 दो आवेश हैं तो कुलाम स्क्वायर बटा में चला जाएगा। तो इसी से इसका मात्रक बना है, के का मान क्या हो गया 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा में कुलाम स्क्वायर। दो फैक्ट्स अपन ने अभी तक डिस्कस किए हैं। कुलाम नियम में दो स्थिर और बिंदुत आवेशों के मध्य लगने वाला कुलाम आकर्षण और प्रतिकर्षण बल क्या करेगा, दो चीज़ों पर निर्भर करेगा, पहला दोनों आवेशों के गुणनफल पे, और दूसरा दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तीसरा फैक्ट क्या है कि इस आकर्षण और प्रतिकर्षण बल की दिशा क्या होगी, दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है उसके अनुदिश होगी। वेक्टर फॉर्म में इसको सदिश रूप में लिखे तो क्या लिखा जाएगा, F सदिश बराबर K Q1 Q2 इंटू K Q1 Q2 बटा में r², और इंटू में एक बराबर के LHS में अपन ने ऊपर तीर का निशान लगाया, वेक्टर फॉर्म में लिखा है, तो दूसरी साइड में दिशा बताने के लिए क्या बताया, r², जहाँ पे r² क्या है, एक एकांक सदिश है। अब देखो बात करते हैं स्थिर विद्युत बल नियतांक की, थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं इसको। स्थिर विद्युत बल नियतांक के SI यूनिट की बात करें, पीछे मैं बता चुका हूँ, उसी फॉर्मूले से निकल के आएगा, F बराबर K Q1 Q2 अपन में r² था ना, K को अकेला कर लो, बाकी को दूसरी साइड में भेज दो, तो मात्रक क्या बन जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू है 9 × 10⁹, कांस्टेंट है ना तो इसकी वैल्यू है, और मात्र क्या हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा में C का स्क्वायर मतलब कुलाम का स्क्वायर, C स्टैंड्स फॉर कुलाम, कैपिटल C है ये ध्यान रखिएगा, और कैपिटल N न्यूटन बल का मात्रक है। CGS यूनिट में इसके मात्रक की बात करें तो K की वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी, CGS यूनिट में मात्रक क्या रहेगा, न्यूटन की जगह डाइन, मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, और कुलाम स्क्वायर की जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU का स्क्वायर। ठीक है, के की विमा निकालें तो मात्रक अपने पास है तो विमा निकाल सकते हैं। के में देखो बल की विमा आ गई, दूरी के वर्ग की विमा आ गई L2, और नीचे आवेश के स्क्वायर की विमा आ गई A1, T1 के ऊपर स्क्वायर लगाया अपन ने, सॉल्व किया तो क्या निकल के आ गई, के की विमा M1 L3 T-4 और A-2, ये विमा है के की। अब के को और डिफाइन करें तो के की एग्जैक्ट वैल्यू निकल के कहाँ से आती है, वो है K = 1/4πε0। अब बात फिर से एक नया नियतांक आ गया ε0, इसको क्या बोलते हैं अपन, निर्वात में विद्युतशीलता। डिफाइन करेंगे इसको, एक बार इसकी वैल्यू देख लीजिए, ε0 निर्वात में विद्युतशीलता की वैल्यू क्या होती है 8.82 × 10⁻⁻12। अब इसके मात्रक की बात करें, अब देखो K और ε0 दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम में है, तो जो K का मात्रक है ना उसका उल्टा कर दो, ε0 का मात्रक हो जाएगा। क्या है उसका मात्रक, क्या है देखो ऊपर अपन ने देखा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन में कुलाम स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, उल्टा किया तो कुलाम स्क्वायर बटा में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी विमा भी क्या हो जाएगी, के की विमा की अपोजिट कर दो, उसमें देखो के की विमा क्या है M1 L3 T-4 A-2, तो इसकी विमा अपोजिट कर दो, क्या हो जाएगी M-1 L-3 T4 माइनस था प्लस हो गया, और A-2 था तो यहाँ पे A2 हो गया। ठीक है, अब एप्सिलॉन की बात करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। देखो एप्सिलॉन होता क्या है, विद्युतशीलता, इसको अपन कह रहे हैं होता क्या है, विद्युतशीलता क्या होता है, माध्यम की एक ऐसी प्रॉपर्टी, कोई भी माध्यम अपन ले रहे हैं, जिस माध्यम में अपन बैठे हैं, एयर है
या कोई भी सब्सटेंशियल माध्यम भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, रबर है, इस तरीके से कोई भी माध्यम हो सकता है। तो माध्यम की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो माध्यम से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं का क्या करता है, विरोध करता है। ऐसी प्रॉपर्टी, किसी भी माध्यम की एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसा गुण जो माध्यम से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं का क्या करता है, विरोध करता है, क्या कहलाती है, विद्युतशीलता कहलाती है। एक सिंपल सी परिभाषा है, माध्यम का एक ऐसा गुण जो माध्यम से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं का क्या करता है, विरोध करता है, विद्युतशीलता कहलाती है। मात्रक मैं बता चुका हूँ विद्युतशीलता का, वही कूलम्ब स्क्वायर बटा में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और विमा भी बता चुका हूँ M-1 L-3 T4A2। ठीक है, कुछ माध्यम्स हैं ऐसे जिनके लिए विद्युतशीलता के मान कैलकुलेटेड हैं, प्रायोगिक तौर पर अपन को पता है, दिए हुए हैं अपने एनसीईआरटी में। जैसे शुद्ध जल के लिए परावैद्युतांक क्या है, चलो इसको और आगे डिस्कस कर लेंगे। एक बार परावैद्युतांक को डिफाइन कर देते हैं। विद्युतशीलता के बाद में एक आता है आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक मतलब विद कंपैरिजन टू अदर, किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपन बात कर रहे हैं, और वो दूसरा माध्यम क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता को वैसे एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं। ठीक है, के कैसे डिफाइन करें, परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है, किसी माध्यम के लिए विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। ठीक है, आपकी बुक के अंदर भी इस परावैद्युतांक के कुछ देखो फॉर्मेशन में अपन ने डिफाइन कर रखा है कि या एप्सिलॉन आर बराबर क्या, किसी माध्यम के लिए परावैद्युतांक क्या होगा, उस माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात, ये डिफाइन कर रखा है। और आपकी बुक के अंदर भी कुछ माध्यमों के लिए दे रखे हैं वैल्यूज़, कुछ तो मैंने लिख रखे हैं, कुछ आपकी बुक में आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। जैसे शुद्ध जल की बात करें, शुद्ध जल कह दो या अशुद्ध जल कह दो, इसका परावैद्युतांक 80 होता है। सिलिकॉन की बात कर लो, सिलिकॉन की 12 होती है, जर्मेनियम की 16 होता है परावैद्युतांक का मान। रबर की बात करें तो रबर का आपकी बुक में शायद टाइपोग्राफिकल एरर है, उस वजह से 7 दे रखा है, जबकि होता 3 है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं, और आपकी बुक में मिल जाएगा। जैसे अब्रक के लिए बात करें तो अब्रक के लिए 3 to 6 होता है, 3 और 6 के बीच में। कांच के लिए बात करें तो अलग अलग प्रकार के कांच है, तो उसके लिए 5 और 10 के बीच में होता है। हवा के लिए नॉर्मली अपन परावैद्युतांक का मान क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू इसका क्या होता है, 1.0005 9। ठीक है, ग्लिसरीन की बात करें, और बहुत सारे मतलब सब्सटेंस है, सबका अपन याद नहीं रख सकते, कुछ का। एक जैसे धातु की बात करते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। धातुओं के लिए परावैद्युतांक का मान क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, मतलब धातुओं के अंदर से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। अनंत होने का मतलब क्या है, ये विरोध है एक प्रकार का, तो मतलब धातुओं के अंदर से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर ही नहीं सकती हैं। मात्रकहीन होता है और विमाहीन होता है, क्यों, अनुपात है ना, तो मात्रकहीन और विमाहीन रहेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन जो डिस्कस करेंगे वो है आवेशों के मध्य लगने वाले कूलम्ब बल पर माध्यम का प्रभाव, लेकिन वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। ठीक है।